हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग समझेंगे प्रतिरोध का संयोजन का दूसरा विधि, जिसका नाम है समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन विधि। ठीक है, आपको बता दूं कि प्रतिरोध के संयोजन करने के मुख्य रूप से तीन विधियां होती हैं। पहला होती है श्रेणी क्रम संयोजन विधि, दूसरा होता है समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन विधि और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन विधि। लेकिन पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से श्रेणी क्रम संयोजन विधि के बारे में समझाया है। यदि आप इसको नहीं देखे हैं इस वीडियो को, तो ऊपर एक लिंक आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए, आप चले जाएंगे डायरेक्ट इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन विधि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अगर आपके पास बहुत सारे प्रतिरोध दिया जाएगा तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे, इसी बारे में सीखना है ना। तो हम समझ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन विधि के बारे में। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, चौथा है, पांचवा है, इस प्रकार से अनेकों है ना। तो करना कुछ नहीं है कि प्रतिरोध में देखो दो सिरा होता है, एक इधर पहला सिरा, उधर होता है दूसरा सिरा ना। तो हर प्रतिरोध का यानी सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक में जोड़ देना है, एक में आपस में अटैच कर देना है, और प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक साथ अटैच कर देना है, एक साथ जोड़ देना है। तो इस प्रकार के हम कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं, क्या चीज़ हम बोलते हैं? समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन। ठीक है, अगर इस परिपथ को ध्यान से देखा जाए तो इसमें हमने तीन ठो प्रतिरोध लिया है, R1, R2 और R3। और इसका पहला सिरा ये है, इसका पहला सिरा ये है, इसका पहला सिरा ये है, और सबको एक साथ यहाँ पे जोड़ दिया है मिला करके हमने ना। और उसी प्रकार से ये देखो, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ है, और इसको हम एक साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो संयोजन हुआ है प्रतिरोधों का, इसी को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन में ध्यान से समझिएगा। इसको ऐसा लिखेंगे कि ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। एक बात का ध्यान ये देना है कि इसमें वोल्टेज का मान सेम रहता है लेकिन करंट का मान अलग अलग। लेकिन इसमें श्रेणी वाला में जस्ट उल्टा था कि इसमें करंट का मान सेम था लेकिन वोल्टेज अलग अलग। तो इस बात को हम ध्यान से लिखेंगे कि समांतर क्रम में, यानी कि इसमें लिखेंगे क्या चीज़, इसमें वोल्टेज यानी विभव या विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है, परंतु विद्युत धारा जो I से दिखाते हैं ना, I हम लिख दे रहे हैं, आप समझ आइएगा। विद्युत धारा यानी I अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। समझे कि नहीं समझे? अब इस फिगर पे आ जाइए ना। हमने ये बोला है कि प्रतिरोध जो भी लिए हैं, इसके पहले सिरा, इसका पहला सिरा, इसके पहला सिरा को एक साथ जोड़ेंगे, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, सबको एक साथ जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद ये जो हमको संयोजन प्राप्त हुआ है प्रतिरोधों का, इसी को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब क्या किए कि यहाँ से एक हमने तार निकाला, यहाँ से एक तार निकाला, और इसको हम बैटरी से जोड़ दिया ना। यहाँ पे बीच में एक स्विच लगाए हुए हैं ऑन ऑफ करने के लिए, इसको हम बोलते हैं कुंजी। क्या बोलते हैं? कुंजी। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बैटरी। बैटरी का ये बड़ा वाला जो सिरा है ये प्लस टर्मिनल है, और छोटा वाला जो होता है ये माइनस दिखाता है ना। तो करंट हमेशा बहता है प्लस सिरे से, बैटरी के प्लस सिरे से करंट बहता है। मान लेते हैं करंट यानी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। कितना प्रवाहित हो रही है? I। तो जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे तीन भागों में बट जाएगा, कुछ इधर जाएगा करंट, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा ना। तो ध्यान देते हैं कि यहाँ से आ रहा था I करंट। क्या आ रहा था? I करंट। लेकिन यहाँ कुछ चल गया, कुछ यहाँ चल गया, और कुछ यहाँ चल गया। तो मान लेते हैं कि जहाँ पे R1 प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर I1 करंट गया। कितना गया? I1। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रतिरोध अगर R2 है तो यहाँ पे करंट I2 गया, और यहाँ पे करंट I3 गया ना। इस प्रकार से मान लिए कि यहाँ पे करंट I1 बह रहा है, इसमें करंट I2 बह रहा है, इसमें करंट I3 बह रहा है ना। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए कि इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए, कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम फार्मूला कैसे तैयार करेंगे ना, तो इसी तरीके से करेंगे जैसे हम पिछले वाले वीडियो में किए थे ना। हम क्या बताए थे सबसे पहले कि ओम का नियम आपको पता होना चाहिए, ओम का नियम पता होना चाहिए। आपको बता दूं कि इसमें करंट जब अलग अलग है,
इसमें करंट जब अलग अलग है तो हम टोटल करंट निकालेंगे सबसे पहले, टोटल करंट। तो टोटल करंट अगर आई की बात करते हैं, टोटल आई ना बह रहा है जी, टोटल करंट तो आई बह रहा है, लेकिन कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, तो टोटल को निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे I इक्वल टू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, चूँकि एक बात हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं भाई, एक फार्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर। जब यहाँ से आप I का मान निकालिएगा, किसका मान, I का, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे R गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में ना, यानी V अपॉन R हो गया, यानी I की वैल्यू कितना हुआ, V बटे R। यानी ओम के नियम से हमें क्या पता है, I इक्वल टू क्या मिल गया, V बटे R, ठीक है, V बटे R। अब इसी की सहायता से हम लिखेंगे इसका मान, क्या रखेंगे, मान। आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें लिखा है कि विभवांतर जो होता है वोल्ट हर जगह समान होता है, यहाँ भी भी, यहाँ भी भी, यहाँ भी ना, ऐसा नहीं है कि V1 V2 V3, ऐसा कुछ नहीं, हमने लिख दिया है कि इसमें विभवांतर का मान समान होता है, केवल करंट अलग अलग होता है ना। तो इसके लिए भी विभवांतर भी होगा, इसके लिए विभवांतर भी, इसके लिए भी विभवांतर भी होगा ना। अगर यहाँ पे I की वैल्यू रखा जाए, I का वैल्यू यहाँ से उठा करके, तो लिखेंगे हम V बटे R, जहाँ पे I है वहाँ पे क्या लिखना है, V बटे R। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम V बटे R लिख सकते हैं ना। अब बराबर का चिन्ह लगा दो, लगा दिए। अब I1 का जब मान लिखेंगे तो I का मतलब है V बटे R, तो I1 का मतलब क्या होगा, V बटे R1 होगा, V बटे R1। R1 क्यों भाई, क्योंकि हमने इस वाले प्रतिरोध के लिए यहाँ पे करंट निकाल रहा हूँ, तो जब हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी वोल्टेज भी बह रहा है, तो ऊपर लिखेंगे V, और इसका प्रतिरोध R1 है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे R1, ठीक है। प्लस अगर इसकी बात करें, हम I2 की बात करें, तो I2 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी वोल्टेज क्या है, V है, तो हम लिखेंगे ऊपर V बटे, यहाँ पे इसका प्रतिरोध R2 है, तो नीचे लिखेंगे R2। प्लस अगर I3 का बात करें तो इसका वोल्टेज भी है, ये है, और यहाँ पे जो प्रतिरोध है ये कितना है, R3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R3, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर देखा जाए इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V, सब में कामन आ जा रहा है, तो V को हम बाहर निकाल लेंगे, तो लिखेंगे V अपॉन R इज इक्वल्स टू, यहाँ भी V, यहाँ भी सब भी है, तो एक तो V निकाल लो बाहर, और अंदर क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक बचा, और बटे R1। एक क्यों मैं बोल रहा हूँ कि देखो कभी भी कॉमन लिया जाता है तो इसका अंदर गुणा करा के देखते हैं कि वास्तव में हमारा वही चीज़ आ रहा है कि नहीं। तो अगर भी का एक में गुणा करेंगे तो भी एकम भी आ न जाएगा, और बटे R1 है ही है, तो इसका मतलब हम कॉमन सही लिए हैं। प्लस अगर इस भी को बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर फिर बचेगा एक, क्योंकि अगर भी का एक में गुणा करेंगे तो भी तो आ ही जाएगा, इसलिए लिखेंगे R2। प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ भी है तो बाहर निकाल लिए हैं, तो एक बटे R3 लिखेंगे ना। इस प्रकार से अगर देखा जाए इस भी को, तो यहाँ पे गुणा में है भी, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी भी बटे R है, ये है, इसके नीचे हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है। बराबर क्या बचा, एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर ही वोल्टेज नीचे ही वोल्टेज सेम है, तो कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, कितना, एक, तो लिखेंगे एक बटे R बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3। ये तो केवल 3 प्रतिरोध के लिए है, कितने प्रतिरोध के लिए, 3। लेकिन अगर मान लो कि इसी क्रम में, इसी समांतर क्रम में अनंतों प्रतिरोध जोड़ दे तब, यानी अनेकों प्रतिरोध जोड़ दे तब क्या करोगे, तो उसके लिए अगर टोटल रजिस्टेंस आप निकालना है तो एक फार्मूला और बता रहे हैं, यदि प्रतिरोध अनंत हो तब ना, यदि परिपथ में प्रतिरोध की संख्या कितना हो, प्रतिरोध अनंत हो तब, अनंत हो तब, यानी आपका मन जितना मन है उतना ना, तो हम लिखेंगे एक बटे R बराबर, देखो RT भी लिख सकते हैं, टोटल रजिस्टेंस, T मतलब टोटल रजिस्टेंस ना, तो आप RT अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम टोटल यहाँ पे करंट लिखे हैं तो हम IT लिख सकते हैं, तो टोटल करंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर नहीं भी लिखेंगे यहाँ पे T तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 डॉट, यानी कि आगे बढ़ते जा रहा है, सबको हम जोड़ते जाएंगे इसी क्रम में। तो इस प्रकार से एक फार्मूले का निर्माण हो जाएगा जिसका नाम है समांतर क्रम संयोजन का यह सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोधों का फार्मूला। ठीक है, तो अगर तुल्य प्रतिरोध पूछता है या फिर कहता है कि समांतर क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो, यानी टोटल प्रतिरोध निकालो, तो उसके लिए फार्मूला हम यही यूज करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि जब भी आपको ये पूछता है एग्जाम में समांतर क्रम संयोजन क्या है, तो वो लिखने के बाद आप इस फिगर को बनाइएगा, और फिगर बनाने के बाद में यहाँ पे ये प्रोसेस आपको करना अति आवश्यक है। नहीं करेंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं इस पे आधारित एक प्रश्न को। इस फिगर को अब ध्यान से देखो, फिगर वही है, बस हमने कुछ नहीं किया है कि प्रतिरोध की वैल्यू हमने अलग अलग लिया है। यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम। यहाँ पे प्रश्न दो तरीके से बन सकते हैं, 2 या 3 तरीके से। पहला ये पूछेगा कि इस परिपथ में जो भी रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी इसका टोटल रजिस्टेंस पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, तो समांतर क्रम में जुड़ा है तो टोटल निकालने के लिए आपको फार्मूला अभी कुछ देर पहले बताइए किए थे, उसी पे हम हल करके टोटल निकालेंगे। दूसरा ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे तो प्रतिरोध दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी भी लगाया हुआ है 20 वोल्ट का। कितना वोल्ट का? 20 वोल्ट का। अब इस क्रम में ये पूछता है कि चलो हमारे पास प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना आसानी से, वोल्टेज भी दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इस परिपथ में कितना एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई की वैल्यू पूछ सकता है कि आई इक्वल टू क्या होगा ना। तो ध्यान ये देना है कि ओम के नियम से हमने पढ़ा था V बराबर आई इंटू आर। यहाँ से जब I की वैल्यू निकालेगा तो V/R आएगा। कहने का मतलब है कि अगर I की वैल्यू चाहिए हमें, तब वोल्टेज का मान पता होना चाहिए और रजिस्टेंस का मान पता होना चाहिए। तब वोल्टेज तो पता है 20 वोल्ट का है, लेकिन रजिस्टेंस अभी हमको कंप्लीट पता नहीं है, टोटल रजिस्टेंस पता नहीं है, तो टोटल रजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो ध्यान से ये देखिएगा कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा एक बिंदु पे अटैच है, और इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे अटैच है। तो इसका मतलब समांतर क्रम में है ना। तो जब टोटल रजिस्टेंस निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 रजिस्टेंस है तो केवल 3 तक लिखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे चूंकि, यानी हम जानते हैं कि इतना बराबर ये होता है। फिर नीचे लिखेंगे इसलिए 1/RT इक्वल टू 1/R1 का मान कितना है, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मानो, इसको मानो, इसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी ना। तो R1 मान लेते हैं कि 1 है, प्लस R2 कितना है 1/2, यानी नीचे कितना हो गया 2, प्लस 1 ऊपर ये है, नीचे R3 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए ना। अब इसी को हम हल करेंगे, इसका आप ले लीजिए एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 यहाँ पे करने के लिए इसमें हम 6 से गुणा कराना पड़ेगा ऊपर नीचे, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी ना 3 दूना 6 होगा जी। इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 दूना 6। तो यहाँ पे हम सेम संख्या से गुणा इसलिए कराते हैं कि अगर हम काट देंगे आपस में इसको तो वही संख्या फिर से मिल जाएगा ना, यानी उसके मान पे कोई प्रभाव न पड़े। यहाँ भी 3 से गुणा कराए हैं, इसका मतलब 3 से 3 काटेंगे तो वही ना सेम चीज़ ना बचेगा जी। 2 से 2 काटेंगे तो वही ना बच जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसका नीचे वाला सब सेम हो गया, 6 एकम 6, 3 दूना 6 और 2 तियाँ 6। ठीक है, अब ऊपर गुणा कराओ, 6 एकम 6 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। अब इसको हम हल करते हैं, 6 और 3 कितना हो गया 9 और 2 11 बटे में कितना हो गया 6 हो गया ना। ये अभी जो मान आया है 1/RT का मान आया है, हमें RT का मान चाहिए, 1/RT का नहीं। टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो इतना पर आप छोड़ मत देना, नहीं तो गलती हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको RT की वैल्यू निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है, इसको पलट देना है। 1/RT है ना, इसको जब पलटेंगे ना तो हो जाएगा RT/1 हो जाएगा, यानी ये ऊपर वो नीचे, तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा, यानी 6 को ऊपर 11 को नीचे। तो अगर नीचे 1 है यहाँ पे तो 1 को नहीं लिखा जाता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे RT इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, RT इक्वल टू 6/11। ठीक है, अब इतना आंसर नहीं होगा, इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, इसको काटना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 6 में 11 से। जब 6 में आप 11 से भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो लगाइए दशमलव, यहाँ पे 0 बढ़ गया, तो 11 × 5 = 55 हो गया, 5 उतरा, दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक फिर 0, 11 चौके 44, कितना बचा 6, दशमलव लगा है 0 बढ़ गया, फिर आ जाएगा 5,
कहने का मतलब है इससे पहले कुछ नहीं तो जीरो लिख सकते हैं ना, 0.545, यानी इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो 0.545 इतना कुल मिला करके इतना प्रतिरोध आ रहा है टोटल इसका, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, इतना 0.545। अब अगर ध्यान से देखा जाए ना, हमें अगर पूछता है कि आई का वैल्यू फाइंड कीजिए, आई की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो हमको पता है चूंकि आई इक्वल टू होता है V बटे आर, क्या होता है V बटे आर, तो हमको V का मान पता होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए पता। तो V का मान कितना दिया है 20 वोल्ट, कितना दिया है 20 वोल्ट, तो ऊपर लिखना है 20 बटे में R कितना हम निकालने हैं, टोटल इतना निकाले हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर तुल्य प्रतिरोध पूछता है, केवल तुल्य प्रतिरोध, तो आप दशमलव वाला आप बता सकते हैं ना। अब हम RT लिखेंगे नीचे, यानी टोटल रेजिस्टेंस, तो हम क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को लिखिए। अगर दशमलव को लिखेंगे यहाँ पे तो भाग देने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, उससे अच्छा है कि आप इसी को लिख दीजिए, इसी की वैल्यू ना है ये वाला, तो इससे अच्छा है कि RT की वैल्यू ये भी है, ये भी है, तो इससे अच्छा है कि हम इसी को लिख देंगे 6/11, तो काटने में आसानी लगेगी, 6/11। अब ध्यान से देखते हैं, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो बाहर का बाहर गुणा होता है और अंदर का अंदर, यानी 11 जाएगा गुणा करने 20 में और 6 जाएगा गुणा करने 1 में। तो इसका मतलब जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो 11 का 20 में गुणा, यानी 20 गुणे 11 बटे में 6 का 1 में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। कहने का अर्थ है कि इसका गुणा करा के 6 से भाग देना है, तो 11 दूना 22, यानी 220 बटे नीचे 6 है, यानी आई का मान 220 बटे 6। अब इसको काट दीजिए 220 को 6 से, तो जब आप 220 को 6 से काटिएगा ना, तो 36 18, 3 बार में 18 हो गया, कितना बचा 4 बचा ना, और एक जीरो ही है नीचे हो गया, 6 × 30 छठा के 36, यहाँ पे 4 बचा, दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर 6 बार, यानी इस प्रकार से आते चला जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा कितना भाई, आई की वैल्यू 36.666 जा रहा है, तो आप 6 साथ लिख दीजिए और एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू कितना हो गया 36.67 एम्पियर, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है आपके एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम समझेंगे मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस मेहनत के लिए एक छोटी सी लाइक करें चाहे नहीं करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।